तो आज हम बात करते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी निकालेंगे। बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, समझ चुके होंगे आप लोग। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, हम लिख क्या रहे हैं इस पर नहीं ध्यान देना। बस जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे इतना समझेंगे कि हमारे जो है बिहार बोर्ड में जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना होगी। जैसा कि ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो अब यह देखेंगे तो पढ़े भी होंगे, निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर से लिया गया, जो कि हम इसको थोड़ा सा मान लेते हैं। क्या 2, 3 है और एक क्या 4, 1। इसको हम मान सकते हैं x1, y1, x2, y2। तो बीच की दूरी निकालना, तो बीच की दूरी बराबर सूत्र पता होगा फॉर्मूला के हिसाब से। क्या होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, देख रहे हैं x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 कितना 1 माइनस y1 कितना 3। कोई दिक्कत? इसको करेंगे 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर। 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा ना। 8 का वर्गमूल क्या होता 2 रूट 2 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा। बात समझ गए होंगे? कोई दिक्कत? ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है कि दूरी का सूत्र क्या होता, फॉर्मूला क्या होता √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम जो कोई भी दो निर्देशांक दिया होगा जिसको हम निकाल सकते हैं, मान सकते हैं x1 और दूसरा का y1, x2 और y2, उसी का मान बैठा कर आराम से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास होगा कि किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी है ना। क्या क्वेश्चन हो सकता है, किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी उस बिंदु का कहलाता है, उस बिंदु का कहलाता है। किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो क्या ऑप्शन इसका हो सकता है, कहेगा y के निर्देशांक, b में कहेगा x के निर्देशांक, c में हो जाएगा कोटि, d में होगा y अक्ष। तो क्या सही देंगे इसमें, जो हम जवाब देंगे तो y अक्ष की दूरी जब कहें तो हम आराम से कहेंगे x का निर्देशांक। क्या कहेंगे, x का निर्देशांक। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, x का निर्देशांक। किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, x का निर्देशांक कहलाता है। अगर यहाँ क्वेश्चन रहता किसी बिंदु से x अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो क्या कहते हैं y का निर्देशांक। जैसा कि ग्राफ बनाते हैं इस टाइप से, है ना, y x। अब कहता है y अक्ष की दूरी, तो y अक्ष की दूरी है ना उस बिंदु से क्या कहलाता है, किसी भी बिंदु, कहीं हम एक बिंदु लेते हैं ना y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी जब हम देखेंगे तो इधर आ जाता है, y से कितना दूर है, यानी कि y से दूर कितना है तो x अक्ष के समांतर है। ठीक, तो इसीलिए हम इसका नाम क्या देते हैं, x के निर्देशांक भी होगा, जितना भी होगा यहाँ पे
ठीक, बस इतना ध्यान रखेंगे, किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, x के निर्देशांक, और किसी बिंदु से अगर x के अक्ष की दूरी कहेंगे तो y का निर्देशांक कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हो सकता है, तीसरा क्वेश्चन जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, तो कहेगा कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं 4:9 में है। दो समरूप त्रिभुज है, ठीक, क्या है, दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है, और दोनों समरूप त्रिभुज का अनुपात जो है कितना है, 4:9 है। ठीक, 4:9 है। क्या है ये, भुजाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे बात को, भुजाएं हैं। ये जो 4:9 है, कोई दो त्रिभुज है जिसका 4:9 क्या भुजाएं, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा बता सकते हैं, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा। जब भी हमको अगर भुजा दिया हुआ, ध्यान देंगे, अगर भुजा दिया हुआ है ना, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 4 चौका 16, 9 81, यानी कि आंसर जो हम कहेंगे क्या हो जाएगा, 16:81 हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 16:81। दो समरूप त्रिभुज है जिसका भुजाएं 4:9 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 16:81। अगर कहता कि क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा, तो इसका हम क्या करते हैं, तो रूट कर देते हैं, 4 का और 9 का, कितना हो जाता, फिर 2:3। ये क्या हो जाता, भुजा निकल जाता अगर क्षेत्रफल होता। यहाँ अगर क्षेत्रफल होता और यहाँ भुजा, तो हम इस टाइप से निकाल देते हैं। ठीक है, बात समझ रहे होंगे, बड़ा सिंपल सी बात है। बस क्वेश्चन हम पूरा नोट नहीं कर रहे हैं, हमारी आवाज़ को सुनिएगा और क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, जो मेरे पास होगा, √2 एक कौन सी संख्या है, √2 जो है वो कौन सी संख्या है बता सकते हैं, कमेंट करके। √2 कौन सी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है ना, या प्राकृतिक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, √2 कौन सी संख्या है, √2 एक है, क्या है, क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा। चौथा क्वेश्चन हम कहेंगे √2, सिंपल सी बात है, √2 क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, √2 अपरिमेय संख्या। ठीक, अगला क्वेश्चन जो होगा, यानी कि √2, √3, √5, √7, √8, जो भी रूट में हो जिसका कोई वर्गमूल ना निकलता हो, है ना, कोई वर्गमूल सही ना आता हो, हम वह अपरिमेय संख्या में ही रखेंगे, या अशांत आवृत्ति का जो भी होता है वह अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। ठीक, इसलिए हम क्या कहेंगे, √2 जो है एक अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर √4 कह दे तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्ग निकल जाता। ठीक, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दो परिमेय संख्या के बीच के अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, दो परिमेय संख्या होगा, ध्यान देंगे बात को, दो परिमेय संख्या होगा। ठीक, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है ना, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो आराम से कहेंगे, इसका जो हो जाएगा आंसर क्या कहेंगे, अनगिनत हो जाएगा, अनगिनत। ठीक है ना, अनंत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कोई भी परिमेय संख्या क्या होता है, तो p/q के रूप में होता है, कोई भी संख्या p/q के रूप में है, इसके बीच की संख्या निकालेंगे अगर, है ना, तो ढेरों सारा निकलेगा। बीच की संख्या निकालेंगे कैसे, तो दोनों को हम क्या करेंगे कि जैसे 1/2 और 5/3 लिए, इसका क्या आएगा, बीच की संख्या निकालना है, बीच की परिमेय संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, हाँ ऐसे 1/2 + 5/3/2, इसको जोड़ के जितना आएगा उतना करके, मतलब बार बार इस तरह हम प्रोसेस आगे करते चले जाएंगे,
जितना आएगा इसका उतना एक आंसर लेंगे इसमें से, और एक क्वेश्चन में से एक आंसर में से लेते जाएंगे और 2 से भाग देते जाएंगे, लेते जाएंगे, 2 से भाग देते चलना है। और ये इसका जो बीच का परिमेय संख्या है वो निकलते ही आएगा, इसलिए इसको अनंत कहते हैं। जितना हम कर निकाल सकते हैं उतना निकाल सकते हैं। एक आंसर आएगा और एक इसमें से लेना, या दो ज़्यादा आंसर हो गया तो डबल आंसर लेके दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग देते जाएंगे, वह क्या हो जाएगा कि परिमेय संख्या निकलते चल जाएगा। ठीक, इसलिए हम कहते हैं अनगिनत होता है। अगला क्वेश्चन हो सकता 6 नंबर कि कहेगा कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, यानी रेखीय बहुपद व्यंजक चुनने को मिलेगा। रैखिक बहुपद व्यंजक, रैखिक बहुपद व्यंजक। रैखिक बहुपद व्यंजक कैसे पहचानेंगे, है ना। तो रैखिक बहुपद कैसे पहचानेंगे, तो जैसे कि 2x - 5 कहेगा x² प्लस 1/x प्लस 3 कहेगा x² माइनस 3x प्लस 4, या कहेगा 2x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 7। अब मान लेते हैं इसमें से कौन हो जाएगा, फटाफट बता सकते हैं क्या हो जाएगा। रैखिक बहुपद व्यंजक इसमें से पहचानना है, तो सिंपल सी बात हम क्या कहेंगे कि रैखिक बहुपद इसको क्या कहते हैं, जिसका घात 2 है तो द्विघात बहुपद, इसमें भी घात 2 है तो द्विघात बहुपद, इसमें घात 3 है तो त्रिघात बहुपद, और जिसमें घात 1 है उसका क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। इसलिए क्या हो जाएगा 2x - 5 जो है रैखिक हो जाएगा, जिसका कोई घात केवल 1 हो उसी को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा 7 नंबर, कहेगा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोला का फटाफट बता सकते हैं आप लोग, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑब्जेक्टिव का सारा आएगा, है ना। ऑप्शन दे सकता 4πr², 3πr³ 2πr² या πr²। तो क्या कहेंगे 3πr³ क्या हो जाएगा 3πr³। चलिए 3πr² स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ठीक, याद रख लेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो सकता है 44 मीटर अगर परिधि हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। अगर कोई वृत्त का, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 हो सकता है, वृत्त की जो है, वृत्त की परिधि कितना होगा 44 होगा, तो फिर त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, तो पता होगा वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr ना, तो 44 और 2πr होता है, तो पाई का मान तो पता है कि 22/7 होता है, और गुने r, ये 44 तो दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, तो 22 तो ना 44, r बराबर कह सकते हैं 44। जो चीज़ इधर भाग में उसको हम क्या करते हैं गुना होता है, और जो गुना है उसको क्या करते हैं भाग हो जाता है। ठीक, जो चीज़ गुना में होता है उस पर जाने के बाद भाग में बन जाता है, जो भाग में होता है वो गुना में हो जाता है। 22 दूना 44, 2 कैंसिल, बचेगा कितना 7। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो होगा 9 नंबर, वो कहेगा कि अल्फा बीटा हमको दिया हुआ है द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद है। ठीक, एक द्विघात बहुपद है जिसमें x² - 3x + 5 दिया हुआ। ठीक, अब इसका कह रहा तो 1/α + 1/β का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन और कुछ है, शॉर्टकट लिख रहा है कि क्वेश्चन होगा fx = x² - 3x + 5
अगर होगा बहुपद में तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। अगर उसका मूल जो होगा वो अल्फा बीटा होगा, ठीक, यानी कि इसका जो मूल होगा क्या होगा, अल्फा एवं बीटा होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले तो हम इसको क्या करेंगे, 1/अल्फा 1/बीटा को हम एलसीएम कर लेंगे, यानी कि भिन्न का जोड़ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक। जब एलसीएम करेंगे नहीं होता तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू अल्फा। अब क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा बट्टा अल्फा इंटू बीटा। इससे देखिए पता चल रहा है, अगर उल्टा कर देते इसको, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब है कि अब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बट्टे अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल हो गया। तो इस हिसाब से चलेंगे तो क्या होता है, शून्यकों का योग तो माइनस b/a होता है, गुणनफल क्या होता है तो c/a होता है। तो आप देखेंगे माइनस बी है, तो बी जो माइनस है तो क्या माइनस बी, ठीक। तो बी की जगह -3 था तो -3 लिखे, और ए की जगह कितना है, 1 होगा, ठीक। फिर सी की जगह कितना है, 5 है, और ए की जगह 1 है। तो हम क्या आराम से करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक नीचे का कोई भी मतलब नहीं है, 5 का 5 होगा। ये ना क्या हम कह सकते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो हम इस टाइप से बना सकते हैं इसको। किसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर 3/5 हो जाएगा आंसर, ठीक। अब बोलेंगे कि ये क्या हासिल, तो इसको हम हमेशा ए का मान जो रखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है ए कहते हैं, एक्स का गुणांक को हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं, अचर पद को क्या कहते हैं, सी कहते हैं। ये तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक, समझ गए होंगे बात। अगला क्वेश्चन हो सकता है इसी टाइप का, अगर द्विघात बहुपद है तो x² प्लस 3x प्लस 2 का मान क्या हो जाएगा। सर कहेगा x² प्लस 2x प्लस 3 का मान क्या हो जाएगा, x² 3x प्लस 2 का मान क्या हो जाएगा। एक द्विघात बहुपद है, इसका क्या है, x² प्लस 3x प्लस 2 का मान क्या हो जाएगा, यानी कि शून्यक भी कह सकते हैं इसको, शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक, ठीक है। शून्यक क्या हो जाएगा, तो निकाल सकते हैं इसका शून्यक, निकालने आता है, निकाल सकते हैं आप लोग जल्दी से फटाफट, क्या निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, x² का गुणांक और अचर पद, ये दोनों को हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, ठीक। x² गुणांक और अचर पद को क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं x² गुणांक कितना है, कहते हैं 1, अचर पद कितना है, तो कहते हैं 2, दोनों गुणा किए थे कितना हो गया, 2 हुआ, ठीक। दोनों को गुणा करने पर कितना हुआ, 2 हुआ। अब ऐसा संख्या लेते हैं, दोनों को गुणा करेंगे तो 2, और दोनों को जोड़ देंगे तो 3, ठीक है। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और दोनों को गुणा जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ऐसा कौन सा संख्या है, तो कहेंगे 2 और 1 है ना, 2 और 1, तो इसका मतलब यहाँ भी 2 और यहाँ भी 1, 2 1 3, 2 1 2। अब यहाँ देखना क्या प्लस में ही है, इसका मतलब सारा प्लस में ही डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये x² का x² प्लस 3 1 3, सॉरी क्या हो जाएगा, 2 है तो 2x प्लस 1 है तो सिर्फ x प्लस 2 का 2, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अब दोनों का हम कॉमन लेंगे, दोनों को मिलाएंगे एक साथ, तो इसमें क्या मिल रहा है, देख रहे हैं क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, x मिला लेंगे, इसमें क्या बचा, 1 x बचा, प्लस इसमें 2 x बाहर रख दिए, क्या बचा हुआ 2, फिर इसमें भी वही काम करना, दोनों में मिलाना, जब नहीं कुछ मिल रहा है तो समझेंगे 1 मिल रहा है, तो 1 को हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, बचा क्या, x प्लस 2। अब जो मिला हुआ डब्बा है उसको एक साथ करेंगे, यानी कि x प्लस 2 दोनों मिल गया।
और जो बाहर वाला है उसको एक साथ करेंगे। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इसी को हम कहेंगे एक बार x प्लस 2 है तो इसको हम x माइनस 2 कर देंगे, x प्लस 1 है तो ये x माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा -2 और -1, यही हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, शून्य होगा। समझ में आ गया होगा। चले आगे, ये सब सारा बात बता चुके हैं इसलिए थोड़ा स्पीड चल रहा है। और ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन होगा 11 नंबर, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, देखने को मिलेगा क्वेश्चन। एक वृत्ताकार पथ पर, ठीक है गौर से समझेंगे, एक वृत्ताकार ये क्या रास्ता है, पथ है, जिस पर तीन, ठीक है ना, तीन व्यक्ति है, तीन आदमी है। जो कहता है तीन धावक है यानी दौड़ने वाला, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। तीनों एक ही स्थान से क्या करता है, दौड़ना प्रारंभ करता है। ठीक, ऐसे करके, ठीक, तीनों आदमी एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। और ये कहता कि तो एक चक्कर लगाने में इसको जो है, एगो को 1 घंटा लग जाता है, दूसरा को 3 घंटा और तीसरा को 5 घंटा लगता है। ठीक, घंटा में, बात समझिए। एक वृत्ताकार पथ है जिस पर कहता है 3 धावक है, और 3 धावक क्या कर रहा है, 3 चक्कर लगा रहा है। और कहता है कि तीनों का पहला जो चलेगा उसको एक चक्कर लगाने में 1 घंटा लगता है, दूसरा चलता है तो उसको एक चक्कर में 3 घंटा लगता है, और पांचवा को एक चक्कर लगाने में तीसरा को 1 घंटा लगाने में 5 घंटा लगता है। तो इस हिसाब से कह रहा, अगर ऐसा समय लगता है तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का समय क्या होगा, यानी कि इसी हिसाब से चलेगा तो कितना घंटा के बाद तीनों एक जगह यानी कि एक साथ हो जाएगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम आराम से इसका कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। देखेंगे एलसीएम निकाल के कितना किसका एलसीएम, क्या कुछ भी है ना, इसका एलसीएम लगभग क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, तीनों गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 या 15। कितना घंटा के बाद मिलेगा, हम कहेंगे 15 घंटा के बाद। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा जो समय होगा वह कितना होगा। ऑप्शन हो सकता है 3 घंटा, दूसरा हो सकता है 5 घंटा, तीसरा 1 घंटा, चौथा 15 घंटा। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 15 घंटा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर का कितना हो जाएगा, 15 घंटा। इसी तरह अगला क्वेश्चन हो सकता है, सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, 12 नंबर जो होगा, सभी वर्ग होते हैं, ऑब्जेक्टिव में है तो ऑप्शन दे सकता है, समरूप होता है, सभी वर्ग समरूप होता है, या सर्वांग होता है, ठीक ना, या समानुपाती होता है, ठीक, या इनमें से कोई। तो हम क्या कहेंगे, समरूप होता है। सभी वर्ग जो होते हैं क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा क्या होगा, क्या आएगा कि बिंदु -10, 6 और 6, -10, ठीक है, को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु नियामक क्या है। रेखा का
मध्य बिंदु नियामक क्या है, यानी निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाला। तो समझेंगे यहाँ पे कि एक रेखा है, मान ले ए और बी है, जिसका कितना है -10, 6, इधर कितना है 6, -10, ठीक है, इस टाइप से। और मध्य बिंदु मतलब कि बीच का जो बिंदु है यही हमको निकालना है। मान लेते हैं x1 और ये x1 y1, इसको कह सकते हैं x2 y2, ठीक। अब यहाँ हम निकालेंगे मान, तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर मध्य बिंदु को जो निकालते हैं तो x बराबर क्या होता है x1 + x2 बट्टे 2, और y का नियामक निकालते हैं तो कहते हैं y1 + y2 बट्टे 2। तो देखेंगे x1 कितना है -10 है, x2 कितना है 6 है बट्टा 2। इधर देखेंगे y1 कितना था 6 है, प्लस y2 कितना है -10 है बट्टे 2। 6 में से 10 घटाना है तो कितना बचेगा, माइनस में 4 बचेगा। 10 में से 6 घटाना, 6 में से 10 घटाना, ये भी -4 बचेगा। दोनों को हम काटेंगे, कितना होगा -2, यानी कि हम क्या निकलेगा -2, एक्स वाई का जो नियामक निकलेगा वो कितना निकलेगा -2, -2। तो यही हमारा मध्य बिंदु के नियामक आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु के नियामक हो जाएगा।